Hello everyone. Today our topic is recruitment in staffing lesson, है ना। स्टाफिंग में अभी जो हमारे जो 3 एलिमेंट हैं बेसिकली, तो उसका फर्स्ट एलिमेंट है रिक्रूटमेंट, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर prospective employees and stimulating and encouraging them to apply for jobs in an organization। यानी कि रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च किया जाता है और उनको स्टिमुलेट किया जाता है, यानी कि एनकरेज किया जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करें, राइट। यानी कि रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग पॉसिबल कैंडिडेट फॉर अ जॉब। ठीक है, तो ये इसका एक डेफिनेशन है सिंपल सी। तो अब रिक्रूटमेंट क्या है ये तो हमने जान लिया। अब रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं, यानी कि जो कैंडिडेट प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए क्या सोर्सेज हम अडॉप्ट करते हैं। तो इसके 2 सोर्सेज हैं, इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्सेज। यानी जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, यानी वैकेंट जॉब को जो फिल किया जाता है वो या तो इंटरनल सोर्सेज से किया जाएगा या फिर एक्सटर्नल सोर्सेज से किया जाएगा। तो इंटरनल सोर्स में क्या है, ये हमारे उसमें नहीं है। इंटरनल सोर्स में क्या है, ट्रांसफ़र। फर्स्ट है ट्रांसफ़र, यानी कि जैसे डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र किया जाता है कैंडिडेट को, प्रमोशंस करना यानी कि उनको अपग्रेड करना एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो इंटरनल सोर्सेज में ये है, डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे हम। और एक्सटर्नल सोर्सेज में जो है वो है, फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एडवर्टीजमेंट ऑन टीवी, वेब पब्लिशिंग, है ना। ये अपन 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं अपन इंटरनल सोर्स से। ओके, देन इंटरनल सोर्स मीन्स इट्स रेफर्स टू इन्वाइटिंग पीपल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हम जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको इनवाइट कर रहे हैं वैकेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो इसके 2 ऑप्शंस बताए थे आपको मैंने, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन। ट्रांसफ़र, शिफ्टेड एम्प्लॉयज़ वन टू अनदर डिपार्टमेंट, यानी डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना। ठीक है, जैसे कि जैसे ब्रांचेज़ हैं, सपोज़ करो हमारे बिज़नेस की, तो एक बिज़नेस से हमने मतलब एक ब्रांच से हमने दूसरे ब्रांच में शिफ्ट किया, या एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हमने शिफ्ट किया कैंडिडेट को। ठीक है, और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब, यानी जहाँ पर जैसे मान लो सरप्लस में हमारे पास किसी एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा सरप्लस में हमारे पास कैंडिडेट हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो जहाँ पर डेफिशिएंट है वर्कर्स की, वहाँ पर हम इनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये है एक तो ट्रांसफ़र का ऑप्शन है हमारे पास, अपने एम्प्लॉयज़ से ही हम उस वैकेंट जॉब को फिल कर लेते हैं। एक है प्रमोशन, अपग्रेडिंग एम्प्लॉयज़ टू अ हायर पोजीशन, यानी कि उनको प्रमोट करना, और ताकि जैसे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड हों, तो इसलिए ये टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती है। तो इनके जो एडवांटेज है वो क्या एडवांटेज है, मोटिवेशन। जब आप प्रमोशन आप करते हैं या इंटरनल सोर्स से आप वैकेंट जॉब को फिल करते हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके मन में एक सेफ इन्वायरमेंट उनको लगता है कि आफ्टर सम टाइम ओवर द पीरियड वर्किंग करने के बाद हमारा ट्रांसफ़र भी हो सकता है या हमें प्रमोशंस के भी चांसेस हैं। तो ये उनको उस ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको रुकने के लिए मोटिवेट करता है और अपने काम को और अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट है सिंप्लीफाइज प्रोसेस एंड इकोनॉमिकल, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा हमें इस पर एक्सपेंसेस नहीं करना होगा, क्योंकि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं, यदि इंटरनल सोर्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी बिजनेस के इन्वायरमेंट से वेल नोन है वो, और यदि वो अपने बॉस के अंडर में भी वर्क कर रहा है तो उसने मतलब एक टाइम के बाद वो काफ़ी सारा काम अपने सीनियर का भी वो सीख जाता है देखते देखते, तो उसको वो चीज़ें अडॉप्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये क्या है, और ना उसके हमें ट्रेनिंग पे कोई उसको एक्सपेंसेस करना होता। तो एक सिंप्लीफाई प्रोसेस है, इकोनॉमिकल भी है बिजनेस के लिए।
नेक्स्ट है नो नीड फॉर इंडक्शंस ट्रेनिंग। जब कभी हम लोग एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं या हम उनको ज्वाइन कराते हैं तो हम एक इंडक्शंस प्रोग्राम रखते हैं, यानी कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है जिसमें हम जो नया एम्प्लॉय है उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं अदर एम्प्लॉयज़ से। तो उसमें भी एक एक्सपेंसेस आता है, तो उसकी हमें कोई भी रिक्वायरमेंट, उस ट्रेनिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है कि आपके पास इंटरनल रिसोर्सेज से आप यदि फुलफ़िल करते हो तो यदि आपके पास सरप्लस में एम्प्लॉयज़ हैं तो आप उनका प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, अपनी वैकेंट जॉब को फिल कर सकते हैं। तो इससे ये एक मतलब बेटर यूटिलाइजेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है चीपर सोर्स। जाहिर सी बात है, नो एक्सपेंसेस देन एक चीपर सोर्स है, क्योंकि हमें ना ट्रेनिंग पे खर्चा करना है, ना हमें इंडक्शन प्रोग्राम पे खर्चा करना है, और ना ही हमें कोई और रिक्रूटमेंट की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल करना है। ठीक है, तो एक चीपर सोर्स है ये बिज़नेस के लिए। तो ये इसके एडवांटेज है, राइट। और ऑब्वियस सी बात है, दी एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो फर्स्ट है इसका लिमिटेड चॉइस। लिमिटेड चॉइस इन द सेंस कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यानी आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं आपको उनमें से ही सिलेक्शन करना है, उनमें से ही रिक्रूट करना है। तो कोई भी नया फ्रेश टैलेंट आप अपने बिज़नेस में लेकर नहीं आ सकते। तो वहाँ पर हमारे यानी कि चॉइस जो है वो ऑप्शन है वो क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं। फिर है कन्फ्लिक्ट्स। कन्फ्लिक्ट इन द सेंस कि हम यदि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ में से किसी को प्रमोट करते हैं या मतलब किसी को हम प्रमोशन देते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं, विद प्रमोशन करते हैं, तो उसको तो अदर एम्प्लॉयज़ में कन्फ्लिक्ट आ सकता है, और उनको कहीं ना कहीं उनके मन में ये भी हो सकता है कि शायद बायस्ड होकर इन्होंने ये डिसीजन लिया है, यानी कि मतलब उनको लगता है कि ये हमारे साथ डिसफेवर हुआ है। तो इस चीज़ के लिए कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं अमंग द जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में। फिर है लैक ऑफ कॉम्पिटिशन्स। तो क्योंकि वो ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बीच में ही काम करना है, कोई फ्रेश टैलेंट नहीं है, तो कंपटीशन भी कम हो जाता है, और कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को ये लगता है कि भाई लथार्जी हो जाता है वो, क्योंकि उसको लगता है कि ओवर द पीरियड मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा या मुझे प्रमोशन मिल जाएगा, तो वो अपना जो प्रेजेंट वर्किंग है उसके प्रति वो बहुत लथार्जी हो जाता है। तो एक ये इसका मतलब कोई कॉम्पिटिशन्स उनके अंदर नहीं होता। नेक्स्ट है रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी, और यही ही कॉज उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको भी रिड्यूस कर देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंफर्म रहता है कि मेरा आज नहीं तो कल ओवर द पीरियड मेरा ट्रांसफ़र या मेरा प्रमोशन हो जाएगा, है ना। तो ये इस तरह के डिसएडवांटेज है, यानी कि चॉइस हमारे पास लिमिटेड है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन से रिड्यूस, और प्रोडक्टिविटी है। तो इनकी जो केस स्टडी आती है, केस स्टडी आपको फाइंड आउट करनी होती है एडवांटेज और डिसएडवांटेज से, है ना। तो यू हैव टू लर्न एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड एज वेल एज इनके जो ऑप्शंस हैं वो भी, तो इनको ज़रा ठीक से करिएगा, क्योंकि इसमें केस स्टडी आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये इसके की पॉइंट्स हैं, तो इनको नोट भी कर लेना आप। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल सोर्सेज। एक्सटर्नल, फर्स्ट हम एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ओके, व्हाट इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? तो जनरली क्या होता है कि जहाँ पर स्किल्ड और अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जहाँ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो ट्रेन नहीं हो और अनट्रेंड भी हो, मतलब इस तरह के एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है जॉब को फिल किया जाता है। इसमें जो भी कंपनी है वो अपने गेट पर एक गेट के ऊपर एक नोटिस को मतलब उस पर लगा देती है, जिसमें जो भी उनको कैंडिडेट जिस जॉब के लिए चाहिए, ठीक है, ट्रेंड चाहिए, अनट्रेंड चाहिए, व्हाटएवर जो भी क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो उसके ऊपर लिखी हुई होती है, सारी जो भी मतलब कंडीशंस होती है जॉब की वो सारी लिखी हुई होती है। तो इसके थ्रू जो जॉब को वैकेंट को जॉब वैकेंसीज को फिल किया जाता है। इसको इस तरह के जो वर्कर्स होते हैं इनको बदला भी बोला जाता है। बदली कर्मचारी, मतलब बदली एम्प्लॉयज़, इस तरह से इनको बोला जाता है ना।
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। तो अंडरस्टैंड, यानी इसमें जो भी कंपनीज़ को जैसा भी इनको चाहिए होता है तो वो अपने बाहर गेट पर बोर्ड लगा देती हैं, जिसमें कोई भी आता जाता पर्सन उसको नोट करता है, देखता है, और जो भी मतलब इसके लिए इंटरेस्टेड होते हैं वो इसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर में क्या होता है कि जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वहाँ पर जनरली लोग मतलब अपना CV वहाँ पर सेंड करते हैं, या फिर ऐसा समझो कि जैसे जो भी जॉब सीकर होते हैं वो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में अपने रिज्यूमे सेंड करते रहते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उन रिज्यूमे को अच्छे से मतलब देखकर नोट, और जो भी उनको लगता है कि भाई इन फ्यूचर हमारे मतलब काम आने वाले रिज्यूमे हैं या इन कैंडिडेट्स को हम कॉल कर सकते हैं किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर, या जॉब वैकेंसी होती है मान लो ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द ईयर, तो वो उनको कॉल कर सकते हैं। तो ऐसे जो भी रिज्यूमे होते हैं उनके लिए एक फ़ाइल बना ली जाती है सेलेक्ट करके, और उस फाइल के थ्रू यदि कोई कॉल किया जाता है तो उनको अपन कैजुअल कॉलर कहते हैं, यानी कि इसके थ्रू भी एक रिक्रूटमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट है एडवर्टीज़मेंट। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू हम जो भी आप लोगों ने देखा होगा जनरली एक अंदर एक काफ़ी बड़ा एक कॉलम होता है जिसमें एडवर्टीज़मेंट होते हैं, जितने भी मतलब जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन से लिखा होता है। तो जॉब सीकर हैं जो जिनको भी जॉब चाहिए वो उनमें से मतलब अपने अकॉर्डिंगली जैसे जॉब उनको चाहिए उसको फाइंड करते हैं और वहाँ पर फिर वो अप्लाई करते हैं। तो यानी थ्रू एडवर्टीज़मेंट भी कॉल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट का ये कंसर्न है और गवर्नमेंट की तरफ से इस मतलब जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं उन वैकेंसीज़ को यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू फिल किया जाता है। तो जो भी जॉब सीकर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपने आप को लिस्टेड करवा लेते हैं, और यहाँ पर मतलब यदि उस उनके क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब होती है तो यहाँ से उनको मतलब उनका रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो इसमें जितने भी जॉब सीकर हैं वो अपना नाम एनरोल करवा लेते हैं। तो प्लेसमेंट एजेंसीज़ एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये तो गवर्नमेंट का है। ये क्या है, ये प्राइवेट फॉर्म में होता है। यहाँ पर जो प्लेसमेंट एजेंसी है इसका क्या काम होता है कि ये लोग मीडिएटर होते हैं जॉब सीकर के बीच में और जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच में, यानी कि इनको किसी भी मतलब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के से इनका लिंकअप होता है, और वहाँ वो ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह की भी रिक्रूटमेंट उनको चाहिए, यानी कि जो भी जॉब वैकेंसीज़ है उसका डिस्क्रिप्शंस वो यहाँ भेज देते हैं, और प्लेसमेंट एजेंसी में जो भी जॉब सीकर होते हैं वो खुद को एनरोल कराते हैं, राइट। तो जहाँ पर भी सेम चीज़ मैच करती है, यानी कि जो जॉब सीकर की क्वालिफिकेशंस है और जॉब डिस्क्रिप्शन है यदि वो मैच करता है तो वो उनको कॉल कर लिया जाता है। तो ये है मतलब ये प्राइवेट है प्लेसमेंट एजेंसीज। एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट वो हैं जो टेक्निकल या फिर स्पेशलिस्ट जो जॉब के लिए जो कंसल्टेंट करते हैं, यानी जो जॉब प्रोवाइड करते हैं वो मैनेजमेंट कंसल्टेंट होते हैं, राइट। फिर है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जब आप लोग पढ़ रहे हो और आफ्टर स्टडी फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, तो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको अच्छी वेल नोन कंपनी से आपको हायर किया जाता है, तो उसे कहते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट। जनरली ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का होता है, इनका मतलब कैंपस प्लेसमेंट होता है, तो वही है ये कैंपस रिक्रूटमेंट। यानी कि आपका पढ़ते पढ़ते स्टडी के टाइम पर ही आपको जॉब के ऑफ़र आते हैं एक अच्छी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन से, तो जैसे आपकी स्टडी कंप्लीट होती है आपको रिक्रूट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका यही है मीनिंग कि जो न्यू और फ्रेश टैलेंट आता है वो बहुत हार्ड वर्कर होता है और बहुत न्यू टेक्नोलॉजी उनके पास होती है, तो ये इसका मेन जो होता है ऑब्जेक्ट होता है कि इन लोगों को ऐसे हायर करने के लिए। फिर है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, यानी जो ऑलरेडी आपके यहाँ पे वर्कर्स हैं, वो जैसा कोई भी जॉब वैकेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो उनको पता तो होता ही है, तो वो अपने रिकमेंडेशन पे यदि किसी को जॉब मतलब दिलाते हैं या किसी के बारे में बताते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिकमेंड कर रहा है किसी जॉब सीकर को। ठीक है, नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जहाँ पर भी ये लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर ये प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क है, तो कंस्ट्रक्शंस का काम है,
तो वहाँ पर लेबर चाहिए, तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि लेबर्स को प्रोवाइड करते हैं पर्टिकुलर जहाँ पर वर्किंग मतलब जहाँ पर वर्किंग हो रही है वहाँ के लिए, ठीक है। तो ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और ये क्या है कि इनका कोई फिक्स जॉब नहीं है, इनको डेली बेस पर इनको हायर किया जाता है। फिर है एडवर्टीज़मेंट ऑन टीवी पर भी टाइम टू टाइम एडवर्टीज़मेंट आते हैं, तो उसके थ्रू भी जॉब रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। फिर है वेब पब्लिशिंग। आजकल मतलब इतने सारे जॉब के लिए मतलब इतनी साइट्स बन चुकी हैं, तो उनके थ्रू भी जो रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। यानी अपने वेबसाइट्स बनी हुई हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, तो या फिर इस तरह की भी बनी हुई है जहाँ पर जैसे प्लेसमेंट का काम है, ऐसे ही वो उन साइट्स पर बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस होते हैं, तो जॉब सीकर वहाँ पर अपने आप को एनरोल करके और जॉब के बारे में वो मतलब जॉब ले सकते हैं वो। तो ये इसके एक्सटर्नल सोर्सेस हैं। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। फिर दोबारा से एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स जहाँ पर जो जॉब का डिस्क्रिप्शन है, कंपनी या वो जो भी प्रोडक्शन हाउस है या कंपनी है या बिज़नेस है या फिर फैक्ट्री है, वो लोग अपने गेट के ऊपर जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके बारे में पूरा एक मतलब डिटेल वो लगा देते हैं बाहर। तो आने जाने वाले लोग उसको देखते हैं और देखकर उसको अप्लाई करते हैं उसके लिए। यहाँ पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट किया जाता है, स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज़ का किया जाता है। और इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनका ये डेली बेसिस के बेस पर ही होते हैं और इनको बदला एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, बदली एम्प्लॉयज़, है ना। तो ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनका सीधा सीधा रिक्रूटमेंट होता है, ना तो इनका कोई ऐसा नहीं कोई इनका मतलब कोई किसी तरह का प्रोसेस से इनको गुजरना होता है। नेक्स्ट है कैजुअल कॉलर। कैजुअल कॉलर वो उस तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है जिसमें कि अच्छी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस के पास कई सारे जॉब सीकर के रिज्यूमे आते रहते हैं। तो वो जो अच्छे रिज्यूमे होते हैं उनको एक फ़ाइल बना लेते हैं उनकी, और जब भी कभी उनको रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसमें से उसको कॉल करते हैं। इसे कैजुअल कॉलर कहते हैं। एडवर्टीज़मेंट के थ्रू जो रिक्रूटमेंट किया जाता है, एडवर्टीज़मेंट तो अपने जो न्यूज़पेपर में आते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यहाँ ये गवर्नमेंट का कंसर्न है। यहाँ पर जो भी जॉब सीकर्स हैं वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के और अपने डॉक्यूमेंट्स को ले जाकर वहाँ पर खुद को रजिस्टर्ड कराते हैं। तो गवर्नमेंट के जो जॉब डिस्क्रिप्शंस है जो वो यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आते हैं, और जहाँ पर भी सेम चीज़ें होती हैं, यानी कि कैंडिडेट यदि मान लो उसके लिए एलिजिबल है उस जॉब के लिए, तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है। इसको अपन बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नेक्स्ट है प्लेसमेंट एजेंसीज। वो एजेंसीज जो कि वो ये भी इसका भी ये मीडिएटर है ऑर्गेनाइजेशंस एंड जॉब सीकर के बीच में। जॉब सीकर खुद को यहाँ पे एनरोल कराता है और जहाँ पर भी जो जॉब डिस्क्रिप्शंस इनके पास आते हैं उससे जो भी मैच करता है ये उसको रेफ़र कर देते हैं, और उसके बदले में अपना एक चार्ज भी लेते हैं ये लोग। यानी कि या तो ये हो सकता है कि जैसे अपने एम्प्लॉय से कहते हैं कि भैया 1 महीने की सैलरी तू मुझे दे देना, या फिर ये भी हो सकता है कि 50% वो एम्प्लॉय से मांगे और 50% वो ऑर्गेनाइजेशन से मांगे, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन को एक एफिशिएंट वर्कर प्रोवाइड करा रहा है ना। तो इस तरह से मीडिएटर का काम करता है ये। कैंपस रिक्रूटमेंट, यानी कि जब आप अपनी स्टडी आप कंप्लीट कर रहे हैं उसी टाइम पर ही कोई कंपनी आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर आपको रिक्रूटमेंट करती है, इसे बोलते हैं कैंपस रिक्रूटमेंट, राइट। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, इसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ रिकमेंड करते हैं अपने किसी नॉन पर्सन को जॉब के लिए, तो इसे अपन बोलते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि एम्प्लॉयज़ को ये भी पता है कि जॉब डिस्क्रिप्शंस क्या है और उसको वो जो कैंडिडेट है जिसको लेकर आ रहा है उसके बारे में पता है, तो उसको रिकमेंड करता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसके थ्रू भी रिक्रूटमेंट हो सकता है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर है यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेबर को मतलब अवेलेबल कराते हैं, और ये इसलिए कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शंस का काम है या फिर मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन का काम है तो वहाँ पर लेबर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, डेली बेसिस के बेस पर इनको रिक्रूट किया जाता है। टीवी पर एडवर्टीज़मेंट आते हैं। टीवी पे बहुत सारे मतलब अपने आप को एडवर्टाइज़ करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर से, तो फिर उस हिसाब से इसका रिक्रूटमेंट किया जाता है। वेब पब्लिशिंग यानी वेबसाइट के थ्रू जो भी रिक्रूटमेंट किए जाते हैं वो वेब पब्लिशिंग है। तो इस तरह से इसके एक्सटर्नल रिसोर्सेज हैं एक्सटर्नल सोर्सेज हैं जिनसे कि रिक्रूटमेंट किया जाता है। अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ इसके मेरिट्स हैं, तो अपन वो पढ़ते हैं वन बाय वन। एक्सटर्नल सोर्सेज, मेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। क्वालिफाइड पर्सनल्स,
यानी आप जब फ्रेश टैलेंट आपके पास आता है, और या फिर आप जो भी बाहर से आप यदि एक्सटर्नल सोर्सेज से आप रिक्रूट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप एक क्वालिफाइड पर्सनल्स को अपॉइंट करेंगे, यानी उसकी सारी क्वालिफिकेशंस देखकर जॉब डिस्क्रिप्शन से के अकॉर्डिंगली अपन उसको अपॉइंट करते हैं। तो हमारे पास एक क्वालिफाइड पर्सनल्स यानी एम्प्लॉयज़ आते हैं। वाइड चॉइस, जाहिर सी बात है कि हमारे पास एक वाइड चॉइसेस है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमे हैं जिनमें से हमें सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास चॉइस जो है वाइडर हो जाती है। फिर है फ्रेश टैलेंट, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जितने भी नए और फ्रेश टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करते हैं, तो जिससे कि हमें उनके नॉलेज का भी बेनिफिट मिलता है। फिर है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और ऑब्वियस सी बात है जब फ्रेश मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से हम रिक्रूट करेंगे तो इंटरनल सोर्सेज में जो भी हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो अब उनके अंदर भी कंपटीशन आएगा। लाइक वो ये अपने जो भी बाहर से जो भी पर्सन आ रहा है, कैंडिडेट आ रहा है, उससे वो खुद को अच्छा दिखाने के लिए वो एक और अच्छे तरीके से वर्क करेंगे, राइट। तो जिससे क्या होगा कि एक कंपटीशन स्पिरिट जो हमारे पूरे ऑर्गेनाइजेशन में वो स्प्रेड होगी। लेकिन एज वेल एज जैसे मेरिट्स हैं, कुछ डिमेरिट्स और लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट है डिससेटिस्फेक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि जब हम मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से हम रिक्रूट कर रहे हैं तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं कहीं ना कहीं उनके बीच में कुछ डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। लाइक क्योंकि जैसे जैसे जो एम्प्लॉयज़ मान लो 5 साल पहले है और आज यदि किसी एम्प्लॉयज़ को रखा जा रहा है तो चीज़ें बहुत सारी बदल जाती हैं, टर्म्स कंडीशंस बदल जाती हैं, तो मे बी कुछ चीज़ें प्लस हो या कुछ चीज़ें माइनस हो, तो उससे कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनमें डिससेटिस्फेक्शन आ सकता है। नेक्स्ट है लेंदी प्रोसेस, रिक्रूटमेंट के थ्रू किसी को अपॉइंट करना नॉट अ इजी टास्क, क्योंकि रिक्रूटमेंट करना, देन आफ्टर सेलेक्ट करना, फिर उनको प्लेसमेंट देना, फिर उनको ट्रेन करना, तो ये क्या है बहुत एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है और एज वेल एज कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि इसमें एक ह्यूज अमाउंट इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाता है और तब भी नहीं पता होता कि जो कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किया है कि वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। तो एक कॉस्टली अफेयर है ये, यानी कि इसमें लेकिन जैसे हम चाहे हम एडवर्टीजमेंट करें चाहे कुछ भी करें, उस लोगों को रिक्रूट करना मतलब पहले उनको अट्रैक्ट करना जॉब के लिए, फिर उनको सेलेक्ट करना, ट्रेन करना, तो इसमें एक काफ़ी लंबा प्रोसेस के साथ साथ एक काफ़ी ज़्यादा अमाउंट भी इसके अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। तो ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। तो आई होप कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आप इस टॉपिक को कर लें और इसकी केस स्टडी मैं आपको सेंड कर देती हूँ, ये कर लीजिएगा। ओके।